और आइए अब देखते हैं आज न्यूज इन फोकस कौन सी रहेंगी। तो जैसा हमने आपको बताया था कि GPAI का सम्मेलन आज से शुरू हो चुका है। इसमें तमाम देशों के लोग आए हुए हैं, सैकड़ों AI एक्सपर्ट्स आए हुए हैं और मंथन इसमें यह हो रहा है कि AI भविष्य के लिए कौन सी दिशा तय करने जा रहा है, अगर इसके खतरे हैं तो क्या है, और अगर इसको रेगुलेट करना है तो उसमें भारत क्या भूमिका निभा सकता है, और भारत की अगुवाई में अब AI के मामले में हम कहां जाएंगे, इस पर होगा आज 360 डिग्री विश्लेषण। मेरे साथ बहुत ही खास मेहमान आज की चर्चा के लिए होंगे। यह है पहली न्यूज इन फोकस हमारी कवर स्टोरी। इसके बाद बात होगी रिटेल महंगाई दर की। अनुमान से कम रहे हैं रिटेल महंगाई के आंकड़े और डबल बूस्टर के रूप में हमें मिला है IIP ग्रोथ का शानदार आंकड़ा भी। तो समझने की कोशिश करेंगे ये जो आर्थिक मोर्चे पर लगातार शानदार संकेत मिल रहे हैं, आगे अब हमारी आर्थिक राह कैसी होने वाली है। न्यूज इन फोकस, एक और न्यूज इन फोकस। बाजार में आज चलते चलते उठते उठते अचानक से ब्रेक लग गया। आज बाजार गिरकर बंद हुए हैं। क्या है इसके मायने, कब तक ये बाजार में अब इस तरह का माहौल रहेगा, या आगे कुछ और ऐसे संकेत हैं कि एक बार फिर से हमें देखने को मिल सकती है तेजी, या फिर क्या करना है, पूरी रणनीति बनाने की कोशिश करेंगे आपके साथ। ये रहेगी हमारी न्यूज इन फोकस एक और साथ ही साथ आज एक बड़ी दिलचस्प स्टोरी हमने 6 बजे इस पर शो भी किया। इस पर आज थोड़ा सा विश्लेषण करके आपको ये भी बताएंगे कि कितनी कॉफी और चाय आपको सेहतमंद बनाएगी। सिंगापुर ओपन नेशनल यूनिवर्सिटी का एक सर्वे आया है जिसमें वो कह रहे हैं कि 4 कप कॉफी अगर आपने पी ली तो आप रिवर्स एजिंग भी कर सकते हैं, यानी कि एंटी एजिंग के लिए बहुत शानदार एक ट्रीटमेंट, एक तरीका है। लेकिन क्या और किस रूप में, इस पर विस्तार से बात होगी। तो अलग अलग प्रकार की खबरें आपके लिए, काम की खबरें आपके से जुड़ी हुई न्यूज इन फोकस में आगे होगी, इन सब पर बात। और जैसा हमने आपको बताया कि आज पूरे देश में जो सबसे बड़ा सम्मेलन हो रहा है वो AI को लेकर हो रहा है। 3 दिन का ये सम्मेलन है। पूरी दुनिया के लोग भारत पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। लेकिन इसका पूरा विश्लेषण इससे पहले हम करें, आपके लिए हमने एक सवाल रखा था, डेली पोल। आज का पोल है आपके लिए। आपकी नजर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फायदे ज्यादा हैं या नुकसान ज्यादा है? ये आपको हाँ या ना में नहीं, बल्कि फायदे या नुकसान में आपको आंसर देना है। अगर आपको लगता है फायदा है तो A पे बटन दबाइए, आपको लगता है कि नुकसान ज्यादा है तो B का बटन दबाइए। और हमारे सोशल मीडिया हैंडल #ZeeIndia360 इस्तेमाल करना मत भूलिएगा। @ZeeBusinessOnline ये है हमारा ट्विटर हैंडल। X का हैंडल, आप यहाँ पर जाइए, कॉमेंट कीजिए। हमने वादा किया हुआ है हर बार की तरह, जो बढ़िया कॉमेंट होगा, सबसे शानदार कॉमेंट होगा, उस कॉमेंट को हम शामिल भी करेंगे। और एक्सपर्ट्स तो आज हमारे साथ होंगे ही। तो ये है आज का हमारा कवर स्टोरी का पोल। दीजिए ज्यादा से ज्यादा अपनी राय। और इससे पहले कि आगे बढ़ें, आज आर्थिक मोर्चे पर, जो रिटेल महंगाई के मोर्चे पर रात भरी खबर आई है, उसका विश्लेषण कर देते हैं फटाफट से। नवंबर में रिटेल महंगाई दर जी बिजनेस के अनुमान से कम रही है। जी हां, नवंबर में खुदरा महंगाई दर 5.55% रही, जबकि अनुमान 5.8% रहने का था। हालांकि मंथली आधार पर अगर आप देखें तो महंगाई दर 4.87% से बढ़कर 5.55% पहुंची है। दरअसल खाने पीने की चीज इसके पीछे है, क्योंकि खाने पीने की चीजों की महंगाई के चलते ये बढ़ोतरी देखने को मिली है। मंथली आधार पर खाद्य महंगाई 6.61% से बढ़कर 8.70% पर पहुंच गई है। हालांकि अच्छी बात यह है कि नवंबर में रिटेल कोर महंगाई दर 4.3% से घटकर 4.1% पर आ गई है। और इसके साथ साथ कुछ और आंकड़े जो आए हैं वो उन पर भी विश्लेषण कर लेते हैं। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ग्रोथ के मामले में अच्छी खबर देखने को मिली है। अक्टूबर में IIP यानी कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ग्रोथ 16 महीने के हाई पर है, 11.7%। जी हां, इसी दौरान पिछले साल IIP ग्रोथ -4.1% रही थी। अक्टूबर में मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ में शानदार तेजी देखने को मिली है और ये 10.4% दर्ज हुई है। पिछले साल अक्टूबर में मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ -5.8% थी। अक्टूबर में माइनिंग ग्रोथ सालाना आधार पर अगर आप देखें तो 2.6% से बढ़कर 13.1% रही। इकरा की चीफ इकोनॉमिस्ट अदिति नायर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अदिति मैम, गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत। मैम, ये बूस्टर आप मान रही हैं, इसे डबल बूस्टर? गुड इवनिंग। देखिए, जो इन्फ्लेशन का आंकड़ा आया है वो हमारे अनुमान के मुताबिक ही आया है। हमने 5.6% का फोरकास्ट करा था नवंबर के महीने के लिए।
IIP डेफिनेटली हमारे 10% एक्सपेक्टेशन के ऊपर आया है, लेकिन मेरे हिसाब से दिवाली लेट होने की वजह से और जो नंबर ऑफ वर्किंग डेज है वो अक्टूबर में ज़्यादा होने की वजह से बहुत ज़्यादा बेस इफेक्ट्स हैं, और ये एक ट्रांजिएंट स्पाइक है इंडस्ट्रियल आउटपुट ग्रोथ में, जो नवंबर में काफ़ी हद तक रिवर्स हो जाएगी। तो मैं बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं हो रही हूँ अक्टूबर का इंडस्ट्रियल ग्रोथ का आंकड़ा देख के। एट द सेम टाइम इन्फ्लेशन डेफिनेटली हमारे अनुमान के मुताबिक आई है। दिसंबर में हमारा ये फोरकास्ट है कि इन्फ्लेशन थोड़ी और बढ़कर 5.8% तक जा सकती है। इसमें आरबीआई के लिए अगली पॉलिसी के लिए कुछ संकेत देख रही है मैम आप? देखिए, जिस तरह से अभी इन्फ्लेशन में वॉलेटिलिटी आगे जाके भी रहेगी और जो फूड इन्फ्लेशन का आउटलुक है वो बहुत अभी अच्छा नहीं बन रहा है। मॉनसून खराब था, रबी सोइंग पिछले साल से अभी नीचे है, और साथ ही साथ जो रेजर्वोयर लेवल्स हैं वो भी हिस्टोरिकल एवरेज से भी कम है, पिछले साल से भी कम है। तो अभी जो आउटलुक बन रहा है फूड ग्रेन्स के लिए, मतलब सीरियल्स और पल्सेस के लिए, वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। तो थोड़ा कॉशन तो अभी रखना ही पड़ेगा। हमारे हिसाब से अभी एक एक्सटेंडेड पॉज होगा मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की तरफ से। हम अगस्त 2024 के पहले रेट कट नहीं देख रहे। मैम, जो मोमेंटम आप देख रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी खबरें आई हैं आर्थिक मोर्चे पर जो बड़ा उत्साह जगा रही हैं कि इस बार ओवरऑल जीडीपी हमारी शानदार रह सकती है, लेकिन अगेन जो फोरकास्ट्स हैं और जो पहले के अनुमान हैं वो हमें थोड़ा सा ज़्यादा उत्साहित होने से रोकते भी हैं। तो ओवरऑल आप क्या देख रहे हैं अब तक के क्वार्टर्स में, जिस तरह के आंकड़े आए हैं, जिस तरह के नंबर्स आए हैं सीपीआई से लेकर जीडीपी के, ओवरऑल आप क्या देख रहे हैं ट्रैजेक्टरी मैम? देखिए, अगर हम Q3 की हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स की बात करें तो अक्टूबर के महीने में बेस इफेक्ट की वजह से, लेट दिवाली की वजह से बहुत सारे हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स ने बढ़िया ग्रोथ दिखाई है। लेकिन नवंबर का डेटा इतना पॉजिटिव नहीं है क्योंकि उल्टा बेस इफेक्ट है नवंबर के महीने में। तो ये 2 महीने हमें एवरेज करके ही देखने चाहिए। अब जैसे कि अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड की बात करें, वहाँ 21% ग्रोथ थी अक्टूबर में, वो गिर के 6% पे आ गई थी नवंबर में, और दिसंबर के पहले हफ्ते राउंड अबाउट 1 हफ्ते में हमें इलेक्ट्रिसिटी डिमांड में कॉन्ट्रैक्शन दिखी है। तो अभी सिर्फ अक्टूबर के महीने से ज़्यादा उत्साहित होना मेरे हिसाब से ठीक नहीं होगा। कम से कम हमें नवंबर तक का डेटा देखकर एवरेज करके ही एक संकेत मिलेगा कि ये क्वार्टर किस तरह से निकलेगा। ऑलराइट, तो यानी कि अभी तक के जो नंबर्स हैं वो एक मुकम्मल राय बनाने में अभी ये एकदम ये कह देना कि कैसा होगा आगे की ट्रैजेक्टरी, थोड़ा सा कॉन्शियस होकर हमें आगे के डेटास को भी देखना होगा, खासतौर से नवंबर के डेटा को। थैंक यू सो मच मैम, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। और आइए अब शुरू करते हैं आज की हमारी कवर स्टोरी। जी हां, दिल्ली में आज से ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन एआई समिट की शुरुआत हो गई है, जिसमें करीब 30 से ज्यादा देश और 150 से ज्यादा एआई स्टार्टअप्स शामिल हो रहे हैं। सम्मेलन की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की और इस सम्मेलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े अलग अलग मुद्दों पर चर्चा हो रही है। डीप फेक एक ऐसा मुद्दा है जो इस बार चर्चा के केंद्र में रह रहा है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसका जिक्र किया, तो इसलिए इसके इर्द गिर्द ये पूरा समिट रह सकता है। डीप फेक और एआई के फायदे नुकसान की बहस के बीच इस समिट को काफी अहम माना जा रहा है और भारत की कोशिश इस समिट के जरिए पूरी दुनिया को एआई टेक्नोलॉजी के साथ साथ एआई रेगुलेशन के मामले में भी लीड करने की होगी। आज हम भारत में एआई के अमृतकाल का विश्लेषण करेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए और बहुत खास मेहमान मेरे साथ रिपोर्ट के उस पार जुड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। सम्मेलन में 29 सदस्य देश हिस्सा ले रहे हैं। इस बार भारत जीपीआई शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है, इसलिए ये शिखर सम्मेलन भारत के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। इस शिखर सम्मेलन में देश भर से 50 से अधिक एआई विशेषज्ञ और 150 से अधिक वक्ता भाग ले रहे हैं। समिट में एआई से जुड़ी चुनौतियों पर चर्चा होगी, साथ ही इसे रेगुलेट करने पर विचार किया जाएगा। भारत की अगुवाई में एआई से जुड़ी चिंताओं से निपटना कई मायनों में अहम है। खासतौर से डीप फेक के इस दौर में एआई के फायदे कम और चुनौतियां ज्यादा नजर आती हैं।
आपको याद होगा कई बड़े सेलिब्रिटीज हाल ही में डीप फेक के शिकार हुए थे। खुद पीएम मोदी ने भी अपने डीप फेक वीडियो का जिक्र किया था। इस गंभीर मसले को जी बिजनेस ने भी प्रमुखता से उठाया था। साथ ही बताया था कि डीप फेक कितना बड़ा खतरा बनकर उभर सकता है। यही नहीं, इन दिनों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से वॉइस फ्रॉड के जरिए धोखाधड़ी के मामले भी तेजी से सामने आ रहे हैं, जिसमें एआई की मदद से किसी की आवाज नकल की जा सकती है। हाल ही में दिल्ली में ठगों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए एक युवक की नकली आवाज तैयार की और इसके जरिए फ्रॉड किया। ऐसे एक नहीं बल्कि कई मामले सामने आ चुके हैं। यही नहीं, एआई की मदद से किसी भी शख्स का फोटो या ऑडियो वीडियो बनाना बेहद आसान है। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि अमेरिका समेत दुनिया के कई देश इससे परेशान हैं। एआई के फायदे तो हैं, लेकिन इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल गलत कामों में हो रहा है। पूरी दुनिया में लंबे समय से इसे रेगुलेट करने की बात हो रही है, लेकिन अभी तक इसे लेकर कोई कानून नहीं बना है। हालांकि सिर्फ चुनौतियों की ही बात नहीं है, एआई कई सहूलियतें और फायदे भी लेकर आया है। मसलन ये मानवीय गलतियों को कम करता है, बड़े डाटा को रख सकता है और उनका विश्लेषण कर सकता है। किसी भी चीज के बारे में जानना हो तो चंद सेकंड में जवाब मिल जाता है। यहाँ तक कि कोई आर्टिकल लिखना हो, कोई वीडियो बनाना हो, सारे काम चंद सेकंड में हो जाते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां अब एआई की मदद ले रही हैं। यही नहीं, बच्चों को पढ़ाने के लिए भी एआई का सहारा लिया जा रहा है। कुल मिलाकर कहें तो एआई जितना उपयोगी है उतना ही खतरनाक भी है। ऐसे में एआई को रेगुलेट करने की जरूरत है। भारत में आयोजित जीपीएआई शिखर सम्मेलन में इस मुद्दे पर चर्चा हो रही है, जिसमें इंटेल, गूगल, मेटा, AWS, योटा, नेटवेब, पेटीएम, माइक्रोसॉफ्ट, मास्टरकार्ड, NIC, STPI, इमर्स, जियो हैप्टिक, भाषिनी समेत दुनिया भर के शीर्ष एआई गेम चेंजर्स हिस्सा ले रहे हैं। ये शिखर सम्मेलन 12 से 14 दिसंबर तक भारत मंडपम में आयोजित किया जा रहा है। इस शिखर सम्मेलन का अहम मकसद एआई सिद्धांत और व्यवहार के बीच फर्क मिटाना है। साथ ही एआई से जुड़ी चुनौतियों से कैसे निपटना है, इस पर भी चर्चा होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इससे पहले कि इस मुद्दे पर हम चर्चा की शुरुआत करें, एक इंपॉर्टेंट जानकारी भी आपको दे दें टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई। चैट जीपीटी आपने सुना ही है, अब भारत जीपीटी आ चुका है। जी हाँ, भारत जीपीटी। कॉन्वर्सेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप CoreOver.ai ने हाल ही में भारत जीपीटी लॉन्च किया है। गूगल क्लाउड के साथ टेक्निकल पार्टनरशिप में ये एक नया इंडिजिनस जनरेटिव एआई प्लेटफॉर्म है। भारत जीपीटी के मुताबिक वो टेक्स्ट, वॉइस और वीडियो इंटरैक्शन में 14 से ज्यादा भारतीय भाषाओं के साथ उपलब्ध रहेगा। गूगल क्लाउड दरअसल CoreOver का क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर होने के नाते भारत जीपीटी को स्केल करने में मदद करेगा और कंपनी का यह मानना है कि इस कदम से मेक एआई इन इंडिया, मेक एआई वर्क फॉर इंडिया के आइडिया को और मजबूती मिलेगी। तो ये एक अच्छी खबर है भारत के लिए। हमारा भारत जीपीटी लॉन्च हो चुका है और इसे लॉन्च करने वाली संस्था और जो प्लेटफॉर्म है CoreOver.ai, उसके संस्थापक और CEO अंकुश सभरवाल मेरे साथ हैं। हमारे साथ एआई से जुड़े हुए मामलों में हमारे पुराने एक्सपर्ट हैं। अंकुश जी, बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत बधाई आपकी टीम को। इससे पहले कि हम आज जो सम्मेलन शुरू हुआ है उसके थोड़ा सा डीप में जाएं, पहले ये जरा हमें बताइए ये भारत जीपीटी का कॉन्सेप्ट क्या है और कैसे ये हमारे जैसे आम लोगों के जीवन में बेहतरी ला सकता है, ट्रांसफॉर्मेशन ला सकता है। यार थैंक यू दीपक, आपने मुझे बुलाया और काफ़ी अच्छे से कॉन्सेप्ट बताया। मैं और आगे बताता हूँ। हमारा पर्पस, अगर मैं एक हाई लेवल एक सोसाइटी या सिटीजन्स के बारे में बोलूँ, हमारा पर्पस ये है कि हर एक नागरिक टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सके बातचीत करके। उसके लिए टेक्नोलॉजी या लैंग्वेज एक बैरियर, एक बाधा नहीं होनी चाहिए। टेक्नोलॉजी उसके लिए एक शक्ति के रूप में आनी चाहिए। और जैसे हम दोनों बात कर रहे हैं वैसे मशीन और एक सिटीज़न, एक यूज़र बात करें। तो हम एक कन्वर्सेशनल एआई प्लेटफॉर्म है जिससे हम एक मीडियम लेयर बनते हैं एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी और यूज़र के बीच में। वो हम काम 7 साल से कर रहे हैं। कन्वर्सेशनल एआई प्लेटफॉर्म, जिस आपको पता है कि 100 करोड़ से भी ज़्यादा यूज़र हैं, अराउंड 1.3 बिलियन यूज़र्स। अब भारत जीपीटी से उसको और मजबूत किया जा रहा है। उसको हम बोलते हैं जनरेटिव एआई पावर्ड कन्वर्सेशनल एआई प्लेटफॉर्म। उससे क्या होगा,
पहले सपोज़ हमें महीनों या हफ्ते लग जाते थे एक वर्चुअल असिस्टेंट बनाने में, एक कन्वर्सेशनल वर्चुअल असिस्टेंट बनाने में यूज़र और एक सिस्टम के बीच में। अब वो 2 मिनट में होगा, जिससे हम एक कोई भी प्लेटफॉर्म है, चाहे एक बैंकिंग पोर्टल है या यूटिलिटी सिस्टम है या टेलीकॉम पोर्टल है या ई-कॉमर्स है, उसको हम कन्वर्सेशनल बनाते हैं ताकि सिटीज़न को इंफॉर्मेशन मिल सके, बातचीत करके ट्रांजैक्शन हो सके और एडवाइस भी मिल सके। हर एक सिटीज़न को एटलीस्ट एक लैंग्वेज तो आती है, तो वो बातचीत करके इंफॉर्मेशन ले सकता है, ट्रांजैक्शन कर सकता है और एडवाइस पा सकता है। और ये ऑर्गेनाइजेशंस के लिए करना कुछ मिनटों का अब काम हो गया है भारत जीपीटी लेड कन्वर्सेशनल एआई से। और जैसे आपने बोला गूगल के साथ यस हमारी पार्टनरशिप हुई है, उससे हम स्केल और ज़्यादा अच्छे से करेंगे टेक्निकली और गो टू मार्केट पर्सपेक्टिव से। क्या बात है, ये तो बहुत ही शानदार आपने कहा। और न सिर्फ ये आपके जो 1.25 बिलियन यूजर्स हैं, बल्कि जो नए लोग भी आपके साथ जुड़ेंगे उनके लिए भी एक इंपॉर्टेंट सोल्यूशन होगा। जैसा आप बता रहे हैं कि वर्चुअल असिस्टेंट क्रिएट करने में सच में ऐसा लगता है कि ये अलग साइंस है, लेकिन अगर वो 2 मिनट 3 मिनट में हो जाएगा तो फिर इससे ज़्यादा क्या चाहिए, और अपनी भाषा में हो जाए तब तो फिर बात ही क्या बात है। एक बार फिर आपकी टीम को बधाई। अब मैं आता हूँ, ये जो आज का सम्मेलन जो शुरू हुआ है, आप भी उसका पार्ट थे, आपको भी इन्विटेशन किया। क्या आपको लगा वहाँ पर एग्जैक्टली क्या हो रहा है, भारत के दिल में चल क्या रहा है एआई को लेकर, मोदी गवर्नमेंट क्या सोच रही है? हम डीप फेक के खतरों पर बात कर रहे हैं, हमारे सारे मिनिस्टर्स बात कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब बात कर रहे हैं, और हम कह रहे हैं कि जिस तरह से हमने क्रिप्टो पर एक रेगुलेशन लाने के लिए लीड किया, क्या मैं ये मानूं कि हम एआई में भी रेगुलेशन लाने पर, पूरी दुनिया में एक अलग जगाने पर हम लीड कर रहे हैं? बिल्कुल, जैसे जीपे चल रहा है वो इंडिया, आई थिंक हमारे लिए काफ़ी गर्व की बात है कि इंडिया उसका एक फाउंडिंग मेंबर है और इंडिया इस पार्टनरशिप को अभी लीड कर रहा है। और ये जो ग्लोबल समिट आज से शुरू हुई है, मैं वहीं पे था, इवन ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से भी इंटरेक्शन हुई। तो द होल पर्पस ऑफ जीपे, एआई जीपे बोलते हैं, उसका ये है ह्यूमन सेंट्रिक एंड रिस्पॉन्सिबल यूज़ ऑफ एआई। और आप देखो कि उसकी पहल भारत कर रहा है। और अगर मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर मैं रेफ़र करूं जो कल ऑनरेबल आईटी मिनिस्टर ने की थी, तो उन्होंने बोला था कि जो 2 चीज़ें होती हैं, एक कि इनोवेशन, अगर हम सिर्फ इनोवेशन में ध्यान देंगे तो रेगुलेशन का इशू होता है, अगर सिर्फ रेगुलेशन का इशू, अगर रेगुलेशन करेंगे तो इनोवेशन। तो आई थिंक व्हाट वी नीड टू हैव इज़ बैलेंस बिटवीन इनोवेशन एंड रेगुलेशन। आई थिंक मुझे लगता है कि इसको मद्देनज़र रख के बैलेंस करके कुछ पॉलिसी आएगी। और मुझे लगता है इंडिया इज़ ऑलवेज इन द फ्रंट इन एआई। और मुझे लगता है कि जैसे इनोवेशंस इंडिया में हो रही हैं, भारत जीपीटी एक है, और भी कंपनीज हैं काफ़ी अच्छे मॉडल्स डेवलप कर रही हैं। मुझे लगता है कि इंडिया में तो एआई यूज़ होगा, और जैसे मेक एआई इन इंडिया, मेक एआई वर्क फॉर इंडिया, आई थिंक मेक एआई वर्क फॉर ग्लोब ऑल्सो, वी विल स्टार्ट सीइंग दिस हैपनिंग प्रैक्टिकली। बट अंकुश, ये एआई की जो पूरी जर्नी है, इसमें ना सबसे पहले, क्योंकि जब तक आपको एआई के बारे में पूरा ज्ञान नहीं हुआ तब तक आप एक राय नहीं बना पाते, और जो शुरुआती जो एक नई जो राय बनती है वो थोड़ा सा नेगेटिव बनती है। एआई, आप किसी से पूछे, अरे वो तो जॉब खाने वाला है। एआई, अरे ये तो डीप फेक वाला है। एआई, अरे ये तो साहब ऐसा है कि ये इंसानों को खा जाएगा, या जो भी उसके पीछे पूरा एक हॉलीवुड मूवीज़ का एक वो पूरा हमारे विचारों को गढ़ने में बड़ा वो रहा है। हमारे एआई के पूरे ताने बाने में अंकुश सवाल बहुत हैं, कुल मिला के मैं ये कहना चाह रहा हूँ। और ये सवाल अब मुखरता से सरकार भी कह रही है। आप लोगों से भी जब मिलती होगी, आई एम श्योर कोई मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर साहब मिलते होंगे तो यही पूछते होंगे करना क्या है, आगे होगा क्या, किस तरह का रेगुलेशन लाना है, और खास तौर से डीप फेक के मामले में क्या सॉल्यूशंस अंकुश हो सकते हैं कि चिंताएं कम से कम हो। ये तो पूरी तरह से जाएंगी नहीं मुझे मालूम है, लेकिन कम से कम हो, इसके लिए क्या होगा? या सबसे पहले ये तो हम मानते हैं कि जब नई टेक्नोलॉजी आती है तो कुछ लोग उसको अपॉर्चुनिटीज़ मानते हैं, कुछ थ्रेट मानते हैं, तो वो तो नियम है, वो चलता रहेगा। और
अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इसमें इससे भी कोई इनकार नहीं कर सकता। वो थ्रेट्स हैं, बिल्कुल हैं, और ये जो हम चर्चा कर रहे हैं वो बहुत ज़रूरी है, तो ताकि इसको हम सोच पाएँ, कॉजेज़ जान पाएँ और सॉल्यूशंस बनाने की कोशिश करें। जो मुझे लगता है अभी एक नया है, इवन क्रिएटर्स को भी नहीं पता इसके क्या क्या यूज़ हैं और क्या क्या थ्रेट्स हैं। तो मुझे लगता है शुरुआत तो रेगुलेशन में करनी ही चाहिए। जैसे अगर कोई एक मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट ले तो उसमें ISI मार्क होता है, या प्रोसेस ड्रिवन कुछ प्रोडक्ट है या प्रोसेसेस हैं उसमें ISO होता है। तो मुझे लगता है कुछ AI सेफ्टी स्कोर कुछ अगर हो तो बेहतर होगा। अगर मैं यूज़र हूँ या मैं कंपनी हूँ, किसी AI सिस्टम को यूज़ कर रहा हूँ, तो मुझे पता होना चाहिए कि इसका क्या पॉजिटिव नेगेटिव एस्पेक्ट है। पॉजिटिव भी होगा और नेगेटिव भी होगा। ऐसा कभी नहीं हम बोल पाएंगे कि AI कभी बायस नहीं होगा, मुझे नहीं लगता। मेरी अपनी पर्सनल ओपिनियन है, बिकॉज AI वर्क्स ऑन डेटा। अब डेटा जितना भी आप कहाँ से लाओगे, जो होगा, और जो होगा वो बायस्ड भी हो सकता है। और मुझे लगता है कि वो यूज़र को अगर बता दें तो ये डेटा कहाँ से लाया है, कितना लाया है, उसमें बायस हो सकती है, नहीं हो सकती है। अगर हम कंप्लीट उसको एक डिस्क्लेमर दें यूज़र को, तो मुझे लगता है अच्छा होगा। अगर मैं सोचूं अगर वो AI सेफ्टी स्कोर अगर कैसा होगा, तो मुझे लगता है 4 फैक्टर्स, 4 एस्पेक्ट्स होने चाहिए। एक, पर्पस। ऐसा नहीं है कि टेक्नोलॉजी है तो उसको सोसाइटी के अगेंस्ट यूज़ करो। पर्पस एक अच्छा होना चाहिए। अगर कोई सर्टिफिकेट देता है या स्कोरिंग देता है तो पर्पस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा, इंक्लूसिविटी ऑफ डेटा। अगर हम डेटा डाल रहे हैं तो वी हैव टू मेक श्योर, अगर बायस डेटा है तो वी डोंट मेक दैट सिस्टम। गेट इंक्लूसिव डेटा, देन मेक AI प्रोडक्ट। इंक्लूसिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा, एक्सप्लेनेबिलिटी। तो अगर हम आंसर दे रहे हैं, रिस्पॉन्सेज दे रहे हैं, अगर प्रेडिक्शन दे रहे हैं, तो एक्सप्लेन कैसे कर रहे हैं कि हाउ दीज एल्गोरिथम्स आर वर्किंग। चौथा, प्राइवेसी, तो विच इज़ मच टॉक्ड अबाउट। ये 4 एस्पेक्ट होने चाहिए टू कम अप विद दिस AI सेफ्टी स्कोर। कर रहा था ना, देखिए मैं इसीलिए कह रहा हूँ, आज हमने जो पोल किया था अंकुश जी, अपने दर्शकों के लिए हमने कहा था कि आपको क्या लगता है, बहुत जेन्युइन सा सवाल है। एक आम आदमी जो बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी शायद उतना ना जानते हो, नॉर्मल यूजर्स हैं, अक्रॉस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हमने ये सवाल पूछे थे, उसका रिजल्ट देख लेते हैं। पहले आपको सवाल बताते हैं, हमने बहुत सिंपल तरीके से पूछा था कि क्या इसके फ़ायदे होंगे या नुकसान होंगे, आपको क्या लगता है। ये बहुत सिंपल सा था। आइए इसके रिजल्ट्स भी देख लेते हैं कि आज इसके रिजल्ट्स हमारे सामने क्या आए हैं। तो भारत की अगुवाई में हम AI की बात तो कर रहे हैं, लेकिन आपकी नज़र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फ़ायदे ज़्यादा हैं या नुकसान ज़्यादा हैं? क्या परसेप्शन में कोई चेंज आया? बिल्कुल नहीं, नुकसान ज़्यादा है। 61% लोग कह रहे हैं, फ़ायदे 39% लोगों को ही दिख रहे हैं। तो ज़्यादा अभी भी यही है, क्योंकि अब AI को लेकर वो सोच ही इस तरह की बनी है कि साहब इस तरह के हो जाएंगे, लेकिन लोगों को ये लगता है कि नुकसान ज़्यादा है। 61% लोगों को, फ़ायदा कम है 39% लोगों को। और शायद अगर ये नुकसान कम से कम किए जा सके, इसी पर सरकार भी मंथन कर रही है, और ये जो GPay जो चल रहा है इस पर भी मंथन हो रहा है। अंकुश जी, दोहराने की आवश्यकता नहीं, जैसा मैंने आपको कहा कि एक देखिए सोच तो है AI को लेकर, और ये सोच कहीं ना कहीं उस डर के कारण आ रही है। जितना हम इस डर को मिनिमाइज कर पाएंगे, ये नंबर ऑल्टर हो जाएंगे, इतना मुझे विश्वास है। 69% लोग यस बोल रहे होंगे, 39% लोग नो बोल रहे होंगे। जाएगा तो नहीं, मैं जैसा हम बात करें, लेकिन आपसे भी हमारी पहले भी बात हुई अंकुश जी, और पहले भी कॉन्वर्सेशन में एक चीज़ जो समझ में आता है कि आपको AI के जो खतरे हैं उनके लिए एडवांस्ड AI सॉल्यूशंस ही देने पड़ेंगे। ChatGPT आया, सबने आर्टिकल्स लिखने शुरू कर दिए, फिर आपको AI लाना पड़ा जो ये बताता है कि ये ChatGPT से लिखा हुआ है जो नॉर्मली आप पकड़ नहीं सकते। तो यानी कि आपको AI का एक सॉल्यूशन, उसका एक थ्रेट को न्यूट्रलाइज करने के लिए एडवांस AI लाना पड़ेगा। डीप फेक, क्या एडवांस डीप फेक से ठीक होगा या पकड़ में आएगा? नहीं, बड़े सिंपल AI टूल से पता चल जाएगा। डीप फेक इज़ कम्प्लेक्स टेक्नोलॉजीज, इसमें डीप न्यूरल नेटवर्क से यूज़ हो रहा है। अब Gen AI से और एक्यूरेट डीप फेक वीडियोज़ बन रहे हैं, तो उसको पकड़ना इतना मुश्किल नहीं है। मतलब कि जैसे एक तो है कि हम उसको चेक करें फॉर्सनिक टाइप लेबॉर्ट्रीज में, या AI सिस्टम बनाए जैसे डीप फेक AI सिस्टम,
तो मुझे जो लगता है कि सिंपल मेथड हो सकता है जैसे ISI मार्क मिलता है। मैं बड़ा एक क्रूड सा बड़ा सिंपल सा आंसर दे रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि जैसे अगर स्कोरिंग होगी है ना, अगर प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट चलेगा या नहीं। मैंने जो अगर आयरन बॉक्स है मुझे ख़रीदना है, मैं पहले टेस्ट करके तो ख़रीदूंगा नहीं, तो कोई ऑर्गेनाइजेशन है वो चेक करेगी। जैसे हम सॉफ्टवेयर भी बनाते हैं, कंपनी ISO सर्टिफाइड है नहीं, सर्टेन पैनल एजेंसी से सर्टिफाइड है या नहीं, SSL सर्टिफिकेट है या नहीं। तो AI का भी अगर होगा तो मीन्स अगर कोई भी सिस्टम अगर हम उसको यूज़ कर रहे हैं, या अगर कोई फेक अगर वीडियो भी हम उसको देख रहे हैं तो वो सर्टिफाइड वीडियो है या नहीं। तो वो प्रोसेस हम ऑटोमेट कर सकते हैं टू गिव द सर्टिफिकेशन। सो एक सिंपल प्रोसेस मैं बोल रहा हूँ, तो इम्प्लीमेंटेशन को टाइम लग सकता है। और AI सिस्टम्स ऑलरेडी हैं जो देखते हैं कि वो ओरिजिनल वीडियो है, डीफेक वीडियो है, तो उसमें भी गलतियाँ हो रही हैं। तो इतना ओरिजिनल कंटेंट अभी आ रहा है डीफेक से, जो भी एग्जिस्टिंग AI सिस्टम्स हैं उसको निकालने में मुश्किल हो रही है। और जितना भी हम कम्प्लेक्स अगर इम्प्रूव्ड सिस्टम बनाएं तो गलती एक्यूरेसी इशू रहता ही है AI में। एब्सोल्युटली। और देखिए, एक थोड़ा सा ना भारत के संदर्भ में एक संकट ये है कि हम डीप फेक की बात करते हैं तो हम ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा गहराई में उतर गए। अभी तो हम फेक से ही नहीं निपटे साहब, अभी तो हमको फेक का ही नहीं पता चलता है कि कौन सा फेक है कौन सा नहीं है। नॉर्मल फेक भी हो जाते हैं, लोगों के साथ ठगियाँ हो रही हैं और कुछ कर नहीं पाते। तो डीप फेक तो एडवांस लेवल है, लेकिन जैसा आप बता रहे हैं कि डिस्टिंग्विश बिटवीन जेन्युइन एंड मैनिपुलेटेड मीडिया, इसके लिए बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं, बड़े सिंपल भी हैं, आगे चलकर सोफिस्टिकेटेड भी आएंगे, इसी की हम उम्मीद करते हैं। थैंक यू सो मच अंकुश जी, आपकी पूरी टीम को भारत GPT के लिए एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई। और ये जो सम्मेलन हो रहा है, आपका प्राइम मिनिस्टर साहब से भी इंटरेक्शन हुआ, आपने बताया। हम उम्मीद करते हैं कि जो चिंता प्राइम मिनिस्टर साहब को और सरकार को और समाज को सता रही है AI को लेकर, वो चिंताएं आप लोगों की मौजूदगी में कम दर कम होती जाएंगी और हमारे सामने होगा वो AI जो हम सब की लाइफ के लिए ट्रांसफॉर्मेशन लाएगा एक पॉजिटिव वे में, और जो थ्रेट्स होंगे वो लगातार न्यूट्रलाइज होते रहेंगे। थैंक यू अंकुश जी वक्त निकालने के लिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या चिंता जाहिर की इस सम्मेलन में, सुनिए। चैलेंज आज पूरी दुनिया के सामने है। AI टूल्स के आने का भी बहुत बड़ा खतरा है। अगर आतंकी संगठनों के पास AI लेस हथियार पहुंच जाए तो उससे ग्लोबल सिक्योरिटी पर बहुत बड़ा असर होगा। और आइए अब शुरू करते हैं आज के दिन भर की बिजनेस जगत से जुड़ी हुई खबरें, और उसमें सबसे पहले बात कर लेते हैं। स्पाइसजेट के बोर्ड ने 2254 करोड़ रुपए जुटाने की मंजूरी दे दी है। ये पूंजी शेयर और वारंट जारी करके जुटाई जाएगी। लो कॉस्ट एयरलाइन फिलहाल कैश की किल्लत से जूझ रही है। प्रस्ताव के मुताबिक स्पाइसजेट 13 करोड़ कन्वर्टेबल वारंट और 32 करोड़ फ्रेश इक्विटी शेयर 50 रुपये प्रति यूनिट पर जारी करेगी। स्पाइसजेट के चेयरमैन और MD अजय सिंह ने कहा कि ये एक महत्वपूर्ण फंड रेज है और इससे स्पाइसजेट की वित्तीय स्थिति मजबूत करने में मदद मिलेगी। और इस बीच एयरलाइन से यात्रा करने वालों के लिए अच्छी खबर है। अगर एयरलाइन कंपनी पैसेंजर्स का टिकट कैंसिल करती है तो परेशान होने की जरूरत नहीं। DGCA ने यात्रियों के फ्लाइट को लेकर कुछ नियम जारी किए हैं। नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री जनरल VK सिंह ने नियमों की जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि फ्लाइट कैंसिल होने की स्थिति में एयरलाइन कंपनी या तो दूसरी फ्लाइट उपलब्ध कराएगी या टिकट का पूरा पैसा वापस देगी। साथ ही एयरलाइन कंपनी यात्रियों को एक्स्ट्रा मुआवजा भी देगी। जी हाँ, इसके अलावा दूसरी फ्लाइट का इंतजार करने पर फूड और रिफ्रेशमेंट की भी सर्विस देनी होगी। आने वाले बजट में सरकार बड़ा ऐलान करने वाली है। जी बिजनेस के एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक सरकार बजट में हेल्थ इंश्योरेंस पर बड़ा फैसला करने की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक वित्त मंत्री PMJAY यानी कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए बीमा कवर बढ़ा सकती है। सूत्रों का कहना है कि बजट में PMJAY का बीमा कवर 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए या फिर 15 लाख के बीच में किया जा सकता है। सरकार के अधिकारियों के मुताबिक बीमा कवर बढ़ाने से खर्च ज्यादा नहीं बढ़ेगा। साथ ही सरकार मिडिल क्लास के लिए सब्सिडाइज्ड हेल्थ इंश्योरेंस लाने पर विचार कर रही है।
हिंडाल्को बैटरी फॉयल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने की तैयारी कर रही है। कंपनी बैटरी फॉयल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट पर 800 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। जुलाई 2025 तक प्लांट से उत्पादन शुरू होने की उम्मीद है। बैटरी फॉयल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की क्षमता 25,000 टन होगी। कंपनी ये प्लांट ओडिशा में लगाने की तैयारी में है। आरबीआई ने राज्यों को चेतावनी दी है कि वो पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करने के बारे में न सोचें, क्योंकि इससे उनका खर्च बढ़कर बर्दाश्त के बाहर हो जाएगा। आरबीआई ने अपनी रिपोर्ट में न्यू पेंशन स्कीम की जगह ओल्ड पेंशन स्कीम के वादों पर चिंता जाहिर की। आरबीआई के मुताबिक जनता को लुभाने वाले वायदों के कारण राज्य की वित्तीय सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। आरबीआई ने यह भी कहा कि सरकारी खजाने के लिए ओपीएस बहुत नुकसानदेह साबित होगा। आरबीआई ने लोक लुभावन वादों से खर्च बढ़ाने की बजाय राजस्व में इजाफा करने का सुझाव दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में कहा कि सरकार का फोकस उज्ज्वला स्कीम के लाभार्थियों को फायदा दिलाने पर है। उन्होंने बताया कि उज्ज्वला सब्सिडी के लिए 8,500 करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी। वित्त मंत्री ने बताया कि मौजूदा वित्त वर्ष यानी कि 2023-24 के लिए मनरेगा का बजट 60,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 80,000 करोड़ रुपए तैयार किया है। वित्त मंत्री ने यह भी बताया कि बीएसएनएल के रिवाइवल के लिए 11,850 करोड़ की पूंजी दी जाएगी। बात बाजार की कर लेते हैं। हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन बाजार में मुनाफा वसूली देखने को मिली। इसके बाद आज सेंसेक्स और निफ्टी गिरावट के साथ बंद हुए। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 377 अंक टूटकर 69,551 के स्तर पर आ गया। वहीं निफ्टी पहली बार 21,037 का लेवल टच करता हुआ नजर आया, लेकिन चौतरफा बिकवाली से निफ्टी 91 अंक गिरकर बंद हुआ। बैंक निफ्टी भी 200 अंकों से ज्यादा फिसला। मीडिया, मेटल, पीएसयू, बैंकिंग शेयरों को छोड़कर सभी सेक्टर में गिरावट दर्ज की गई। मार्केट का पूरा एक्शन बताएंगे अरमान। देखिए, मार्केट में आज शुरुआत तो हमने अच्छी पॉजिटिव करी थी, पर अंत में आते आते अगर आप बीच में देखें तो आपको गिरावट आती हुई दिखी। वहाँ निफ्टी देख लीजिए या सेंसेक्स देख लीजिए, बैंक निफ्टी सभी गिरावट के साथ जो है वो बंद आते हुए दिखे। अब निफ्टी लूजर्स की अगर आप कैटेगरी देखें तो उसमें आपको बीपीसीएल, अपोलो हॉस्पिटल, सन फार्मा और मारुति सुजुकी जैसे स्टॉक दिखेंगे जहां पर आपको गिरावट आते हुए दिखी। वहीं गेनर्स की बात करें तो इंश्योरेंस स्पेस में आज अच्छे खासे गेन्स आते हुए दिखे, जिसमें आप एचडीएफसी लाइफ देख लीजिए, एसबीआई लाइफ हुआ, अल्ट्राटेक सीमेंट और बजाज ऑटो भी आज गेनर्स की सूची में रहे। अब कौन से स्टॉक्स रहे फोकस में? बीएलएस इंटरनेशनल जहां पर खबर आती हुई दिखी कनाडा के लिए, तो वहां पर 7% के आसपास की तेजी दिखी। जम्मू एंड कश्मीर बैंक यहां पर भी जो लॉन्च होता हुआ दिखा, उसके बाद अगर आप देखें तो 6.5% के आसपास की जो है यहां पर तेजी आती हुई दिखी। फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज जो नतीजों के बाद अगर आप देखें तो यहां पर भी 6.5% की तेजी। और स्पाइस जेट की अगर आप बात करें तो यहाँ पर भी नतीजे तो आए। उसी के साथ साथ इनका जो फंड रेजिंग का जो प्राइस आया वो भी आता हुआ दिखा और 5% के साथ जो है नीचे की बंद होता हुआ दिखा। टॉप लूजर्स की बात करें तो एकाएक पीआई इंडस्ट्रीज में बड़ी गिरावट आती हुई दिखी। 10% के आसपास की बड़ी गिरावट वहां पर आती हुई दिखी। प्रेस्टीज स्टेट में भी 7% के आसपास की गिरावट आती हुई दिखी। और पेटीएम और शोभा ऐसे स्टॉक रहे जहां पर गिरावट आई। उसी के साथ साथ अगर टॉप गेनर्स देखें, जो निफ्टी के अलावा अगर आप टॉप गेनर्स देखें तो उसमें इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक, सफारी इंडस्ट्रीज, इन्फीबीम और सेंचुरी प्लाईवुड जैसे स्टॉक है जहां पर आपको अच्छी खासी तेजी जो है वो आती हुई दिखी। ओवरऑल स्टार्टिंग शुरुआत तो हमने अच्छी करी थी, पर अगर आप बीच मिड सेशन में आते वहां से आपको गिरावट आती हुई दिखी। और इंडेक्स पर अगर आप देखें तो सभी इंडेक्स आपको गिरावट के साथ जो है निफ्टी 50 देख लीजिए, सेंसेक्स या बैंक निफ्टी गिरावट के साथ बंद होते हुए दिखे। इस बार के बजट पे सरकारी बीमा योजना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जिसे आयुष्मान भारत योजना जिसका नाम है, उसे लेकर बड़ी घोषणा हो सकती है, जैसा हमने आपको बताया भी। और ये पूरा जो पीएमजेवाई का बीमा कवर है ये 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 से 15 लाख रुपए किया जा सकता है। तो इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं तरुण शर्मा, हमारे संवाददाता। तरुण, बताइए क्या खबर है? बिल्कुल, बजट के अंदर एक बड़ा ऐलान हो सकता है। ऐलान हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर हो सकता है। जो हमारे सोर्सेज हैं वो बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की जो लिमिट अभी 5 लाख है उसको बढ़ा के 10 से 15 लाख करने की पे विचार विमर्श किया जा रहा है। हेल्थ मिनिस्ट्री ने अपना एक प्रपोजल भेजा है। इस प्रपोजल में साफ तौर से कहा है कि इस लिमिट को 5 लाख से बढ़ाकर 15 से 20 लाख किया जा सकता है। और यदि लिमिट को बढ़ाया जाता है तो बहुत ज़्यादा वित्तीय बोझ जो है वो नहीं बढ़ेगा, क्योंकि यदि 5 लाख से यदि 15 लाख करते हैं तो 10 रुपये पर व्यक्ति का प्रीमियम की कॉस्ट एक्स्ट्रा आएगी, जो करीबन 600 करोड़ होती है, क्योंकि 60 करोड़ लाभार्थी हैं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के। लेकिन हेल्थ मिनिस्ट्री ने एक एनालिसिस ये भी दिया है कि जो प्रत्येक
जो इलाज का खर्च आता है वो करीबन 37,000 रुपये पर पेशेंट के हिसाब से आता है। तो ऐसे में ज़्यादातर जो क्लेम्स आते हैं वो 2 लाख रुपए से नीचे के होते हैं, लेकिन कई ऐसी बड़ी बीमारियां हैं जहां पे खर्च ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके लिए इस लिमिट को 10 से 15 लाख कर देना चाहिए, जो हाल में 5 लाख है। इसके साथ साथ इसके लिए वित्त मंत्रालय ने जो प्रधानमंत्री अन्न योजना है उसके जो लाभार्थी है उनका डेटा लेना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि यदि कोई मिसिंग है जो स्टेट में भी नहीं इंक्लूड हुए हैं, ना ही केंद्र सरकार की स्कीम में इंक्लूड हुए हैं, उनको भी इंक्लूड किया जाए। इसके लिए वो डेटा को भी खंगाला जा रहा है। इसके साथ साथ एक और योजना जिसमें हम उम्मीद कर रहे हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस के लिए आ सकती है वो है मिसिंग मिडिल क्लास के लिए, क्योंकि आप निम्न वर्ग के लिए तो आयुष्मान योजना या प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत उनको फ़ायदा दे देते हैं। बड़े कॉर्पोरेट्स अपनी हेल्थ इंश्योरेंस को अफोर्ड कर पाते हैं, लेकिन मिसिंग मिडिल क्लास जो है वो कहीं ना कहीं हेल्थ इंश्योरेंस नहीं ले पाता है। उसके लिए हेल्थ इंश्योरेंस एक बड़ा कॉस्ट होता है। उस कॉस्ट को कम करने के लिए एक प्रोविज़न यहाँ पे हेल्थ मिनिस्ट्री ने दिया है कि हो सकता है कि ऐसी स्कीम का एक गठन किया जा सके जिसमें 50% पैसा तो सरकार दे और 50% पैसा पार्टिसिपेंट दे उस हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम का। कंज्यूमर अफेयर्स सेक्रेटरी रोहित कुमार सिंह से एक्सक्लूसिव बातचीत की है जी बिजनेस के कॉमेडी एडिटर मृत्युंजय कुमार झा ने, जिसमें कंज्यूमर अफेयर्स सेक्रेटरी बात कर रहे हैं एथेनॉल पर, प्याज पर, महंगाई पर। हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हैं कंज्यूमर अफेयर्स सेक्रेटरी रोहित कुमार सिंह। रोहित जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका जी बिजनेस पर। और मेरा पहला सवाल आपसे यही होगा कि प्याज एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगाई गई है, और कल मेरी लासलगांव जो कि प्याज की सबसे बड़ी मंडी है वहाँ के डायरेक्टर से बात हो रही थी, तो उनका ये कहना था कि एक्सपोर्ट पर पाबंदी के बाद प्याज की जो थोक कीमत है बहुत तेजी से घटी है, करीब 1500 रुपए प्रति क्विंटल घटी है, ये उनका कहना था। और वो कह रहे हैं कि इससे किसान बहुत नाराज है, उनको नुकसान हो रहा है। तो किसानों को राहत देने के लिए क्या कुछ नए कदम आप उठाने जा रहे हैं? देखिए, किसानों को नुकसान हो रहा है, यह बात से मैं सहमत नहीं हूँ। किसानों को अगर अपना उत्पाद बेचना है तो एकदम हमारी दोनों संस्थाएं जो है नाफेड और एनसीसीएफ वो वहाँ पर तत्परता से मौजूद हैं, और वो कल भी हमने 30 से 34 रुपए के बीच में वहाँ पे ख़रीद की है किसानों से। नुकसान केवल कुछ ट्रेडर्स को शायद होगा जो बांग्लादेश की बढ़ी हुई कीमतों का उनको लाभ मिल रहा था। और देखिए, प्याज की जो हमें पूरे देश में उपलब्धता देखनी पड़ती है, और हालांकि रबी की फसल बहुत अच्छी हुई थी इस बार, जो लगभग 70% फसल प्याज की रबी में होती है, लेकिन खरीफ की जो फसल है उसमें थोड़ा डिले हो रहा था। तो डिले की वजह से सप्लाईज थोड़ी बाधित हो रही थी, इसलिए हमें ये देश में उपलब्धता बनाए रखने के लिए कदम उठाना पड़ा कि पहले सबसे बड़ी प्राथमिकता देश का कंज्यूमर है वो होता है, तो इसलिए इसकी सप्लाईज यहाँ बनी रहें। और क्योंकि हमने देखा कि जो मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस $800 की लगाई थी कुछ समय पहले, उसके बावजूद भी नवंबर के महीने में 1 लाख टन से ज़्यादा प्याज का निर्यात हो गया था। तो ऑब्वियसली उसे रोकना आवश्यक था, और उसका असर जैसा आपने स्वयं फरमाया दिख रहा है, और प्याज की कीमतें अब नियंत्रण में आ रही हैं। यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि पिछले वर्ष की अपेक्षा आज की ही तारीख में प्याज की कीमतें काफ़ी ज़्यादा हैं, और उस पर नियंत्रण लगाना जो है वो सरकार की प्राथमिकता है। अब मैं आता हूँ दाल पे सर। हाल ही में पीली मटर से इंपोर्ट ड्यूटी पूरी तरह से खत्म कर दी गई है। कुछ दाल ट्रेडर का एसोसिएशन का ये कहना है कि विंडो बहुत कम दिया गया है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? और जो इंपोर्ट ड्यूटी हटाई गई है इसका कितना इम्पैक्ट होगा सप्लाई के ऊपर? देखिए, जो येलो पीस पे इंपोर्ट ड्यूटी हटाई और उसके इंपोर्ट के रेस्ट्रिक्शंस को ख़त्म किया गया है, उसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ा है। अभी सुबह ही 10 बजे में हमने मीटिंग में समीक्षा करी, और सारी ही जो पल्सेज हैं उनकी प्राइसेस नीचे आ गई हैं होलसेल में, एंड वेरी सून दे विल ट्रांसलेट इनटू रिडक्शन इन रिटेल प्राइसेस। तो सारी दालें उनकी कीमतों में कमी आई है, और जैसा आपको भी विदित होगा कुछ दालों की कीमतें अप्रत्याशित रूप से बढ़ी हुई थी, और उस पर नियंत्रण करना आवश्यक था। जहां तक विंडो का प्रश्न है, अभी 31 मार्च तक पोर्ट में सामान आ जाए भारत में,
यह व्यवस्था रखी गई है और वी विल वॉच कि कितनी क्वांटिटी आई है और उसके हिसाब से यदि कोई और निर्णय करना पड़ा तो उस समय उच्च स्तर पर समीक्षा की जाकर जो भी कॉम्पिटेंट लेवल वहाँ से डिसीजन लिया जाएगा। पर हमारा अभी ऐसा मानना है कि इसमें एडिक्वेट सप्लाईज आ जाएंगी, क्योंकि उसके बाद हमें अपने फार्मर का भी इंटरेस्ट देखना है, जिसने चना बोया है या जिसने अन्य दालों का बोने का जिनका मानस है, तो उसको भी कैलिब्रेट, तो ओवरऑल स्थिति को हम देखते हुए ही कोई निर्णय लेते हैं। अब मैं आता हूं सर शुगर पे, और जो हाल के दिनों में ये फैसला हुआ कि जो शुगर इंडस्ट्री है, जो चीनी मिले हैं, वो शुगर केन जूस और सिरप से एथनॉल अभी ना बनाए, ये निर्देश दिया गया। उसके बाद हमने इंडस्ट्री के अलग अलग लोगों से बात की, उनका ये कहना है कि इससे जो नुकसान होगा उसकी भरपाई के लिए ये डिमांड है इंडस्ट्री की कि एथनॉल की कीमत बढ़ाई जाए, और एथनॉल की कीमत 10 रुपये प्रति लीटर तक बढ़ाने की मांग हो रही है। क्या इसके ऊपर कुछ विचार आप लोग कर रहे हैं? क्या एथनॉल के दाम बढ़ा सकते हैं? इसको लेकर क्या तैयारी है सर? ये हमारे साथी जो फूड सेक्रेटरी हैं वो और पेट्रोलियम सेक्रेटरी मिलकर इस पर बातचीत कर रहे हैं, और उस काफ़ी उच्च स्तर पर भी इसकी समीक्षा की जा रही है, और मेरे ख्याल से कुल मिलाकर जो निर्णय होगा उससे जो इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, ऐसा मेरा मानना है। और इन्फोसिस आज क्यों फोकस में रहा, बताएंगे कुशल। तो इन्फोसिस शेयर आज खबरों में बना रहा, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर कल जो खबर आती हुई दिखी कि CFO नीलांजन राय साहब ने यहाँ पर जो है इस्तीफा दे दिया है, और आगे चलकर ये अपने पर्सनल रीजंस की वजह से, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के बाहर अपॉर्चुनिटीज सीख करने के हिसाब से ये इस्तीफा इन्होंने दिया है। बट यहाँ पर सिनेरियो क्या बना इसकी वजह से कि जो ADR है कल के दिन में ऑलमोस्ट 3% से ज़्यादा लुढ़कता हुआ नजर आया इन्फोसिस का, और यहाँ पर दूसरी तिमाही के बाद ये सबसे बड़ा फॉल इनके ADR में आपको देखने को मिला। 31 मार्च तक पद पर बने रहेंगे नीलांजन राय साहब, और जो नए CFO आने वाले हैं 1 अप्रैल से इनकी नियुक्ति जो है लागू हो जाएगी। जयेश संगराज का साहब जो है यहाँ पर ये कमान संभालते हुए नजर आएंगे। बट थोड़ी सी सरप्राइजिंग है ये, क्योंकि अनएंटिसिपेटेड मूव था, और मॉर्गन स्टैनली भी यही मानकर चलते हैं, और मैनेजमेंट कर्मचारियों का जो एग्जिट है वो लगातार हमें जारी देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट कंपनी के लिहाज से भी आप देखें तो पिछले 12 महीनों में कम से कम 8 सीनियर मैनेजमेंट के लोग कंपनी से निकलते हुए नजर आए हैं, और साथ ही आप देखिए जो बड़े एग्जिट्स देखने को मिले हैं उसमें एक तो मोहित जोशी साहब हैं, और साथ ही रवि कुमार एस साहब है, जिन्होंने 20 साल से ज़्यादा की पारी इन्फोसिस में खेली थी। और आप मोहित जोशी आप देखिए टेक महिंद्रा के CEO डेजिग्नेट हैं, जो कि 20 दिसंबर से इनकी जो नियुक्ति है एज बतौर CEO टेक महिंद्रा में लागू हो जाएगी, और जनवरी 2023 में यहाँ पर कॉग्निजेंट के जो CEO है वो रवि कुमार साहब बन चुके हैं। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जो नए रोल्स हैं उसके लिए बड़े मैनेजमेंट एग्जिट्स भी आपको होते हुए दिख रहे हैं, पर जो इनकमिंग CFO है उनको लेकर भी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी बनती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि अक्टूबर 2015 से ये बतौर डिप्यूटी CFO इस पद पर नियुक्त हैं, और एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट और डिप्यूटी CFO के पद पर इनका कार्यकाल ऑलरेडी चल रहा है। इनफैक्ट इन्फोसिस में 18 सालों का लंबी पारी इन्होंने खेली है 2 स्टिंट्स में, एक तो 2000 से 2007 तक, और साथ ही दिसंबर 2012 से लेकर अब तक यहाँ पर ये इन्फोसिस में बने हुए हैं। इनफैक्ट एजुकेशन वाइज CA और कॉस्ट अकाउंटेंट है जयेश संगराज का साहब। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर एक एक्सपीरियंस मैनेजमेंट ऑलरेडी है इन प्लेस। अब देखना है कि यहाँ पर आगे चलकर इन्फोसिस पर इस चीज़ का किस तरह का रिएक्शन आता है। बट बहरहाल जिस तरह से एग्जिट्स होते हुए दिख रहे हैं उसको लेकर थोड़ी सी चिंता का विषय तो IT कंपनियों में बना हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कार खरीदारी के लिए और कार खरीदारी करने वाले जो लोग हैं, जो चाहते हैं कि अब उनके पास एक नई कार आ जाए, उनके लिए एक अच्छी खबर है। कार खरीदारों को मिलने वाली है बेस्ट डील। किस कार पर कैसा फ़ायदा मिलेगा, क्या हैं प्लान्स, कुशल गुप्ता बताएंगे। तो कार कंपनियों की तरफ से डिस्काउंटेड डील्स अभी भी जारी है। त्योहारी सीजन के बाद आप देखिए यहाँ पर लगभग 5 सालों में सबसे बेहतरीन डील्स इस बारी आपको मिलती हुई दिख सकती हैं, जिसके अंतर्गत छोटी कारें, सेडान और SUV शामिल हैं। तो पिछले साल के मुकाबले इनफैक्ट डिस्काउंट्स में 25 से 50% की आपको बढ़ोतरी देखने को मिली है। और साथ ही जो फेस्टिव सीजन के बाद जो इन्वेंट्री अभी भी बिल्डअप हुई है उसको ये नए साल के पहले क्लियर करने का मोटिव रहता
हिस्सा है तमाम जितनी भी कार कंपनियां हैं, क्योंकि नए साल में कीमतें बढ़ती हैं। ऑफ कोर्स दिवाली के बाद यहाँ पर जो कारों की इन्वेंट्री है लगभग 7 लाख यूनिट्स तक पहुंच चुकी है और डीलर्स जो हैं खरीदारों के लिए कई तरह के कैश डिस्काउंट्स, एक्सचेंज बोनस जैसे आकर्षक डील्स देते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ चुनिंदा डील्स मैं आपको बताता हूं। इसमें जैसे सबसे पहले मारुति सुजुकी तरफ से करीबन 2.3 लाख के इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं सिलेरियो, जिम्नी एसयूवी पर। साथ ही ह्यूंडई के लिए ग्रैंड आई10, नियोस और टस्कन पर करीबन 1.5 लाख के इंसेंटिव्स है। टाटा मोटर्स की हैरियर और सफारी को लेकर भी यहाँ पर आकर्षक डिस्काउंट्स बनते हुए नजर आ रहे हैं और होंडा की जो सेडान है होंडा सिटी, उस पर भी यहाँ पर काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग ऑफर्स निकाल कर लेकर आई है जितनी भी ऑटो कंपनियां हैं वहाँ पर। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर आगे चलकर भी आपको जो सेल्स का मोमेंटम है हो सकता है कि कार कंपनी लेवल पर आपको काफ़ी अच्छा खासा देखने को मिले, क्योंकि यहाँ पर इन्वेंट्री क्लियरेंस सेल एक हिसाब से आप कह सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि इन्वेंट्री क्लियरेंस के लिए जिस तरह से डिस्काउंट का पुश है वो अपने आप में पिछले 5 सालों में सबसे बेहतरीन इस वर्ष में आपको आती हुई दिख रही है। क्या आपको पता है कि रोजाना 4 कप कॉफी या चाय पीने से ढलती उम्र में बॉडी को मजबूती मिलती है? चौंकिए नहीं, दरअसल नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर के स्टडी में कुछ ऐसी ही बातें निकलकर सामने आई हैं। चाय कॉफी में मिलने वाली कैफीन को, जिसको कहा जाता है अक्सर कि बड़ी खराब होती है, लेकिन इसका संतुलित मात्रा में सेवन आपको चौंकाने वाले रिजल्ट्स दे सकता है। चाय हो या कॉफी, भारतीयों की हमेशा से पसंद रही है। करीब करीब हर घर में सुबह की शुरुआत चाय या कॉफी से ही होती है। फिलहाल तो चाय या कॉफी पसंद करने वालों के लिए एक अच्छी खबर है। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर के शोधकर्ताओं ने एक स्टडी में कहा है कि अगर कोई रोजाना 4 कप कॉफी या चाय का सेवन करता है तो बुढ़ापे में उसका शरीर दूसरों के मुकाबले ज्यादा चुस्त और दुरुस्त रहेगा। रिसर्चर्स ने इसके लिए करीब 12,500 लोगों पर रिसर्च किया। रिसर्च की शुरुआत में इन लोगों की औसत उम्र 53 साल के करीब थी। इन सभी लोगों की सेहत पर शोधकर्ताओं ने करीब 20 साल तक नजर रखी। रिसर्चर्स ने पाया कि इनमें से जिन लोगों ने रोजाना 4 कप कॉफी या चाय का सेवन किया था, उनमें उन लोगों के मुकाबले शारीरिक कमजोरी और बीमारी की आशंका कम देखी गई जिन लोगों ने रोजाना 1 या 2 कप कॉफी या चाय का ही सेवन किया था। यही नहीं, रोजाना ब्लैक या ग्रीन टी पीने वालों को भी चाय न पीने वालों की तुलना में शारीरिक कमजोरी की परेशानी कम पाई गई। शोधकर्ताओं ने पाया कि कॉफी और चाय में कैफीन की बढ़ी हुई मात्रा ढलती उम्र में बॉडी को दुरुस्त रखने में मददगार साबित होती है। साथ ही स्टडी में पाया गया कि कॉफी और चाय में कैफीन के अलावा दूसरे एंटीऑक्सीडेंट, पॉलीफेनॉल्स भी पाए जाते हैं। ये बॉडी को एक्टिव रखने का काम करते हैं। कैफीन दिमागी तौर पर व्यक्ति को अलर्ट मोड में रखता है और थकान नहीं होने देता। ये देर तक जागने में मददगार साबित होता है और डोपामाइन के स्तर को भी बढ़ाता है। डोपामाइन का काम अवसाद को कम करना और मूड को अच्छा बनाए रखना होता है। यानी कॉफी या चाय का सेवन व्यक्ति को न केवल एक्टिव रखता है बल्कि दिमागी तौर पर भी हेल्दी रखता है। इसके अलावा कैफीन में पाए जाने वाले एडेनोसाइन से मोटापा, हार्ट डिजीज जैसी बीमारियों का जोखिम कम होता है। एडेनोसाइन हार्ट बीट को दुरुस्त रखने का काम करता है। वहीं इससे पहले PLOS मेडिसिन जर्नल में भी कॉफी और चाय के फायदों को लेकर एक स्टडी पब्लिश हो चुकी है। इस रिसर्च में ब्रिटेन के 3,65,000 से ज्यादा लोगों को शामिल किया गया, जिनकी उम्र 50 से 74 साल के बीच थी। इन लोगों ने शोधकर्ताओं से अपने चाय और कॉफी पीने के रूटीन को साझा किया। स्टडी में पाया गया कि सही मात्रा में कॉफी और चाय पीने से स्ट्रोक और डिमेंशिया का खतरा कम होता है। रिसर्च में पाया गया कि जो लोग रोजाना 2 से 3 कप कॉफी या 2 से 3 कप चाय पीते हैं, उन्हें स्ट्रोक आने का खतरा 32% कम होता है। वहीं ऐसे लोगों को डिमेंशिया का जोखिम भी 28% तक कम होता है। ये हैं चाय या कॉफी पीने के फायदे। लेकिन याद रहे, किसी भी चीज की अधिकता नुकसानदेह होती है, इसलिए चाय और कॉफी पिएं, लेकिन जरूरत से ज्यादा नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इंडिया 360 में आज बस इतना ही। इजाजत दीजिए। #ZIndia360 याद रखिए।